बच्चों, आज हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने देखा, सर्किट कैसे ड्रॉ करना है, सिंबल्स क्या यूज़ करेंगे, एंड वी ऑल्सो फाउंड अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। किस किस फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस अफेक्ट डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है रेजिस्टिविटी का, विच इज़ a characteristic property of any conductor or any material that we are going to use in the circuit। अब हमने देखा है कि यूजुअली जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक करंट या स्विच को ऑन करते हैं, स्विच ऑन किया आपने, तो व्हाट हैपन्स, लेट अस से फैन है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। अगर फैन रोटेट कर रहा है और आप बहुत देर तक फैन को ऑन रखो तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद फैन जो है वो हीट भी हो जाता है, इट गेट्स हीट अप। एग्जाम्पल एक और देखिए, मान लीजिए आप मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं। इस मिक्सर ग्राइंडर को अगर आप कॉन्टिन्यूसली यूज़ करें, यहाँ बिजली तो पैदा नहीं करनी हमने, वी डोंट वांट लाइट टू बी देयर, है ना, बल्ब तो है नहीं कि इसको इग्नाइट करना है, जलाना है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, उसकी स्पीड, रोटेशन चाहिए। अगर इसको कंटिन्यूसली यूज़ करें तो इसकी एनर्जी कहाँ जा रही है, एक इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग, और दूसरा आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद इसको हाथ लगा के देखो तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, करेक्ट। और कुछ अप्लाइंसेस में तो आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम ज़्यादा देर चलाएं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, दे डू नॉट वर्क। कब तक नहीं काम करते, जब तक वो ठंडे नहीं हो जाते। सो दिस हीट इज़, कहाँ से आ रही है ये हीट एनर्जी, दिस हीट एनर्जी इज़ एक्चुअली कन्वर्जन क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी जो थी, या इलेक्ट्रिसिटी हम कह सकते हैं, नॉट लाइट एनर्जी, आई वुड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन केस ऑफ फैन देखो या इन केस ऑफ मिक्सर ग्राइंडर देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वन थिंग, एंड इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, करेक्ट। अब आप सोच के देखिए, सिमिलरली आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो आप यूज़ करते हो, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या कन्वर्जन हो रहा है। इस केस में आप देखोगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपने बल्ब को ऑन, लाइट को ऑन किया, ठीक। इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर स्टीम आयरन नहीं है तो आप देखेंगे इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ओनली हीट एनर्जी इन केस ऑफ सिंपल और ड्राई आयरन। और अगर वो स्टीम आयरन है, इन केस ऑफ स्टीम आयरन आप देखोगे वो दो में कन्वर्ट होता है, एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरी कौन सी है, स्टीम एनर्जी, या आप कह सकते हो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए, वाटर को हीट करने में, इवेपोरेट करने में काम आ रहे हैं। सो आप देखोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी अप्लायंस में से पास होता है, किसी कंडक्टर में से पास होता है, किसी वायर में से पास होता है, तो उसको वो गर्म कर देता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो अगर इसको एक लाइन में मुझे लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे द सोर्स एनर्जी, ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, हमारे केस में इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो सोर्स एनर्जी इज कंटिन्यूअसली, इज continually getting converted into heat energy, is called heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने बात सिर्फ इसके ऊपर करनी है। अब आपको याद होगा जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक चेयर जो है वो एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके आनी है, याद आया। अब दो बच्चे हैं, दोनों जने लेके आ रहे हैं कुर्सी, दोनों लेके आ गए, कोई थोड़ी जल्दी ले आया, कोई थोड़ी देर में ले आया, करेक्ट। हमने कहा कंपेयर करें तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं कंपेयर ना करूं और मैं ये कहूं कि लेट अस से देयर इज़ वन चाइल्ड, उसने चेयर को उठाया,
चलो चेयर भी बना ही लेते हैं, क्या याद करोगे। ठीक है, इसने चेयर को उठाया और दूसरी जगह रख दिया, यहाँ रख दिया। इन महाराजा वाली चेयर है थोड़ी, कोई बात नहीं, ख़राब हो गई है, चलेगी, टूट गई है, पुरानी हो गई है ना। इसने उठा के रखा, लेट अस से इट टुक टाइम टी इन केस ऑफ चाइल्ड 1, करेक्ट। दूसरे केस में स्टूडेंट आया, उसने क्या किया, उसने भी यही कुर्सी उठाई, सेम कुर्सी, बस मैंने थोड़ी मैग्नीफाई कर दी है, डोंट थिंक कि चेयर चेंज कर दी, चेयर वही है। उसने भी ये कुर्सी उठाई एंड टुक टाइम टू T2। ठीक है जी। अब देखो वर्क डन क्या है बच्चों, वही जो हमने यहाँ से उठा के चेयर यहाँ लेके आए, यहाँ से उठा के लेके आया चेयर यहाँ ले आए, वर्क डन तो वही है, पोटेंशियल जिसका जितना और काम जितना, चेयर को उठा के लेके आए। ठीक, नाउ ही सेज, मैं जानना चाहती हूँ इसकी पावर क्या है और इसकी पावर क्या है काम करने की। सो व्हाट आई विल से, देखिए आपको याद होगा वर्क डन क्या था, दैट वाज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू। व्हाई, बिकॉज वी नो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आप ये समझ लीजिए ये मेरा चार्ज है, इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में मुझे कितना काम करना पड़ा है, W। W वर्क हैज़ बीन डन टू मूव दिस चार्ज। सिमिलरली ये भी वही चार्ज है, इसने भी काम किया है कुछ, कोई तो काम इसने भी किया है, W2 लगा लेते हैं। चलिए चार्ज तो सेम है, चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, करेक्ट। ओके, अब मैंने वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट क्यों बताया, क्योंकि चार्ज तो बच्चों सेम है, पोटेंशियल तो सबका अलग अलग है, इसका पोटेंशियल कुछ और है, इसका पोटेंशियल कुछ और है। सो आई कैन से V1 एंड V2 इज इक्वल टू W1 एंड W2 अपॉन Q लिखा जा सकता है ना। इसका मतलब जिसकी जितना पोटेंशियल उतना उसने काम करना है, उसका पोटेंशियल कम है वो कम काम कर रहा है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है वो ज़्यादा काम करेगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है। ओके, नाउ टाइम का क्या रिलेशनशिप है यहाँ बच्चों, ध्यान रखिएगा। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। इसे हम डिफाइन अगर करना चाहें तो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। करेक्ट। अब सोच रहे हो कि मैम पावर कहाँ से आ गया, हमने क्यों पढ़ा। ओके सुनिए क्या हो रहा है, यहाँ तो ये बच्चा कुर्सी उठा रहा है, अब बिजली थोड़ी ना कुर्सी उठाएगी। आपने स्विच को ऑन किया, इस स्विच ने कुछ तो काम किया है, कोई तो वर्क डन किया है, ठीक है। कैसे, कुछ ना कुछ सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस आपने दे दिया है। ये मान लीजिए 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड है, बैटरी लगी हुई है, करेक्ट। और मुझे चार्ज को मूव करना था X से Y तक, करेक्ट। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, चार्ज हमने कह दिया लेट अस से चार्ज इज कितना ले चार्ज, चलो 6 कूलम ही ले लेते हैं, चार्ज को भी 6 कूलम चार्ज ले लिया। इस 6 कूलम चार्ज को मैंने X से Y की तरफ लेके जाना है बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। अब इसको मूव करने के लिए मुझे कुछ तो काम करना है। हाउ मच वर्क दिस सर्किट इज गोइंग टू डू, ये वर्क कितना करेगा काम, ये करेगा V इंटू क्यू, यानी कि 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 24 जूल। यानी कि सिस्टम को, इस सर्किट को इतना काम करना पड़ेगा ताकि ये चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर सके। बात समझ में आई। सर्किट कौन है, बिजली, करंट जो आ रहा है, ठीक है। लाइट जैसे ही आपने स्विच ऑन की है, स्विच ऑन किया है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में से जो आपकी बिजली बोर्ड वाले, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आती है ना, बाहर से कहते हैं आज लाइट नहीं है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ से करंट भेज रहे हैं, दैट इज गोइंग टू डू सम वर्क। सो वर्क डन बाय दिस बैटरी क्या होगा, कितना काम कर रही है बैटरी। इस केस में इलेक्ट्रिक करंट कौन दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को कितना काम करना पड़ेगा ताकि वो 6 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाए। तो काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट कर रहा है, माने बैटरी कर रही है। कितना काम कर रही है, इतना काम कर रही है, हो गया।
अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कितनी देर में इसने काम किया है, हाउ मच टाइम डिड इट टेक। तो x से लेके y तक उसने 24 जूल काम लगाया ताकि 6 कूलम चार्ज x से y तक चला जाए बाय यूजिंग 6% वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कितने टाइम में किया, दैट टाइम इज लेट अस से वी हैव 5 सेकेंड्स, चलो 4 सेकेंड ले लेते हैं, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 4 सेकेंड में उसने ये काम किया। तो मैं जानना चाहती हूँ इस बैटरी की पावर कितनी है। ठीक है, सो पावर विल बी डिसाइडेड बाय वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज 24/4, दैट इज 6। अब बच्चों इसकी यूनिट क्या है, वॉट। सो द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। और अगर हम लोग इससे ऊपर चले जाएं तो इट कैन बी किलोवाट। आप समझ गए होंगे किलोवाट के लिए वॉट कन्वर्जन आई डोंट थिंक सो मुझे समझाने की ज़रूरत है, यू पीपल आर इंटेलिजेंट। सो वॉट को किलोवाट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो अगर ऐसा यूनिट पूछी जाती है तो इट इज़ वॉट। सो हमने यहाँ से निकाला P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम विच इज़ इक्वल टू V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टाइम। तो अब याद कीजिए व्हाट इज दिस, Q अपॉन T, V इंटू I। वाई, बिकॉज I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिसिटी का पहला टॉपिक करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, सो वी कैन से पावर इज इक्वल टू VI लिखा जा सकता है। ओके, अब इसको एक और तरीके से पढ़ते हैं। इट सेज सोर्स को कितनी पावर या कितनी एनर्जी देनी पड़ी है इन टाइम t, लेट अस से टाइम टेकन इज t, पावर इज p, एनर्जी इज w। ठीक, अब वो कहता है एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t। क्या लिखेंगे, जब हमने पावर को वर्क डन अपॉन टाइम लिखा है, सो कैन वी से दैट वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन अबाउट इट कि सर्किट जो है अगर सोर्स इतनी एनर्जी देता है तो इतनी पावर कंज्यूम हो जाती है इतने टाइम में। ध्यान से सुनिए, सर्किट अगर ध्यान से सुनिएगा, सर्किट अगर इतनी एनर्जी इतने टाइम के लिए देता है, सोर्स अगर इतनी एनर्जी W एनर्जी T टाइम के लिए देता है तो उसकी इतनी पावर कंज्यूम हो जाती है। उल्टा, अगर सोर्स इतनी एनर्जी देता है, इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर उसकी पावर इतनी पावर यूज़ करें हम इतने टाइम के लिए। सो पावर यूज्ड फॉर दिस मच टाइम विल गिव द एनर्जी गिवन बाय सोर्स। दिस इज द एनर्जी given by source, this is the power consumed in time t, correct। so energy given by source will consume इतना पावर इन इतना टाइम। अगर इतनी एनर्जी देते हैं तो इतनी पावर लग जाएगी, या इतनी एनर्जी यूज़ की है, देखो यहाँ एनर्जी गिवन है, यहाँ एनर्जी यूज्ड है। एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज पावर। एनर्जी गिवन बाय द सोर्स कैसे निकालोगे, पावर कंज्यूम्ड इन टाइम। ठीक है, रिलेशनशिप ध्यान रखिएगा, कहीं उल्टा ना करना, पावर अपॉन टाइम नहीं करना है। ओके, अब देखिए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये क्या है हमारे पास अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। हमने कहा है कि अगर अप्लायंस के अंदर लाइट का कोई काम ना हो, रोशनी देने का कोई काम ना हो, सिर्फ हीट हो, एज इन केस ऑफ आयरन, टोस्टर, फैन, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, इन सब के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है सारी, रोटेशन के लिए या हीट के लिए। लाइट तो नहीं आ रही यहाँ, इन सभी केसेस में हीट में सबसे ज़्यादा रेडिएट हो रही है। सो दैट हम यहाँ एज्यूम करके चलते हैं कि जो रोटेशन हो रहा है वहाँ भी हीट ही पैदा हो रही है। मैकेनिकल जो एनर्जी है अल्टीमेटली वो भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हमें तो इसी के बारे में बात करनी है क्योंकि हमारा टॉपिक ही सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी से क्या रिश्ता है। सो हम कह सकते हैं ना, ये भी एनर्जी की फॉर्म है, ये भी एनर्जी की फॉर्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने W से डिनोट किया है, हीट एनर्जी को हम H से डिनोट करेंगे। करेक्ट है? कोई डाउट? ओके, सो कैन वी से W इज इक्वल टू पावर इंटू टी, ऑल्सो H इज इक्वल टू पावर इंटू टी लिखा जा सकता है। ओके, अभी हमने बताया दैट पावर इज ऑल्सो इक्वल टू V इंटू आई, हमने डिराइव किया था अभी ऊपर। सो वी कैन से H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी लिख सकते हैं। नाउ वी हैव रिकवर अप, करंट आ गया बीच में, अभी तक करंट कहीं नहीं आ रहा था मेरा, है ना। अब करंट आ गया, मैंने हीट का रिलेशनशिप करंट से ड्रॉ कर दिया कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट पैदा होगी, जितना करंट होगा उतनी हीट ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा देर के लिए यूज़ करेंगे उतनी हीट होगी। करेक्ट? अब यहाँ से ध्यान से देखिए, हमारे पास कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मूले आ गए हैं। लेट अस पुट देम ओवर हेयर। हमने पहला फॉर्मूला लिया था V इज इक्वल टू W अपॉन Q, सो W इज इक्वल टू VQ। करेक्ट? दूसरा हमने निकाला है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, सो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। करेक्ट? यहाँ से हमने एक और निकाल लिया VQ अपॉन T इज इक्वल टू पावर, ऑल्सो इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है जी, ये फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अब इन्हीं फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए लेट अस यूज ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ हम क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। क्या हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं? ओके, नाउ पुट वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू आई आर इन P इज इक्वल टू वी आई। तो अगर वैल्यू पुट करेंगे V की तो क्या आ जाएगा, आई आर इंटू आई, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और हम भूल गए P, ओके ठीक है, P पावर है, ठीक है, आई स्क्वायर आर आ गया। ओके, यहीं से हमने एक और इक्वेशन निकाली थी H की। H इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, क्योंकि वर्क डन भी पावर इंटू टाइम है, कैन बी रिटर्न एज V इंटू आई इंटू टी, स्मॉल t ले लेते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब अगर हम पावर से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ हीट फॉर्मूला लगा दें, हीट इज इक्वल टू VIT जो हमने यहाँ डिराइव किया है। एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया, V इज इक्वल टू IT। दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर मैं आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लूँ, यानी ये इक्वेशन ले लूँ, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे पावर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक सर्किट है लेट अस से, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक, ये रही मेरी बैटरी ऑल्डो, और ये रहा मेरा की, ये रहा मेरा एमीटर। अब देखो इस सारी इक्वेशन के अंदर मैंने ये आर ले लिया और लेट अस से टाइम इज इक्वल टू टी। करेक्ट? कि कितने टाइम के लिए सर्किट काम कर रहा है ये भी देख लिया। लेट दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। नाउ बचा क्या इसमें, करंट। करंट क्या है, आई। मैंने आई और एच का डायरेक्ट रिलेशनशिप निकाल लिया जब आर में कोई चेंज नहीं होता और टाइम मुझे गिवन हो, ठीक। सो यहाँ पे इसे बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर आता है तो हमें डिफाइन कैसे करना है, इट इम्प्लाइज दैट, सबसे पहली चीज, इट इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इन अ रजिस्टर माने आर विच इज कांस्टेंट, क्योंकि ये बदल नहीं रहा, मैं सिर्फ इसी की बात कर रही हूँ, मैं सर्किट में इसको चेंज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ करंट इन द सर्किट। उस सर्किट में करंट कितना है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक। दूसरी चीज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। पक्की बात है, भले ही मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया, चेंज नहीं कर रही। व्हाट इफ आई चेंज दैट, यानी कॉपर की जगह मैं टंगस्टन की वायर ले लूँ, टंगस्टन की जगह मैं एल्यूमिनियम की वायर ले लूँ, सिल्वर की वायर ले लूँ, तो देयर विल बी अ चेंज। करेक्ट। एंड द लास्ट वन, third one, it is directly proportional to time, directly proportional to time of using the circuit। उस सर्किट को मैंने कितनी देर तक चलाया है, या टाइम ऑफ यूजिंग द सर्किट और टाइम ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट इन द सर्किट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो लिखने की बात अलग हो जाती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। सो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था उसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट था H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट इन द सर्किट। नंबर टू, H is directly proportional to R of the circuit, and number 3, it is directly proportional to time for which current flows। ठीक, R of the conductor। करेक्ट। इन सब चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगा। सो समटाइम्स हमें होगा कि करंट गिवन नहीं होगा, वोल्टेज गिवन होगी, रेजिस्टेंस गिवन होगी, सो आप ओम्स लॉ लगाएंगे। देखिए, मान लीजिए आर इज गिवन, वोल्टेज इज गिवन, करंट इज नॉट गिवन, तो आपको मालूम ही है करंट फाइंड आउट करने के लिए यूज ओम्स लॉ। बस सिंपल सा है। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। जब उसने आपको वॉट दे दिया तो ही इज टॉकिंग अबाउट पावर। सो ही सेज इलेक्ट्रिक आयरन, हमें पता है आयरन ने सिर्फ गर्म होना है, एनर्जी में लाइट नहीं देनी है। सो इट इज़ दी बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट। तो आपको मालूम है जब हम प्रेस चलाते हैं तो उसे कम गर्म और ज़्यादा गर्म हम करते हैं। अगर बहुत कॉटन का कपड़ा करना होता है तो हम फुल कर लेते हैं, सिंथेटिक करना है तो स्लो कर लेते हैं। सो ये उन दो वैल्यूज़ की बात कर रहा है कि जब मैक्सिमम हीटिंग है तो पावर इतनी कंज्यूम करता है, कम हीटिंग है तो इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है। ध्यान रखना, इट सेज कंज्यूम्स एनर्जी, इट कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। ठीक है। When heating is at minimum, voltage is given to us. He is asking what are the current and resistance in each case. आपको I और R बताना है। So देखें क्या कहता है, हमें P1 गिवन है 840 वॉट, P2 गिवन है 360 वॉट, एंड ही सेज वोल्टेज इज कांस्टेंट, यानी कि इस केस में वोल्टेज क्या है 220 और इस केस में भी वोल्टेज क्या है 220। बट जो पॉइंट टू बी कंसिडर इज वोल्टेज इज कांस्टेंट। वोल्टेज कांस्टेंट कब होता है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही याद रखने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन के आंसर जब बदल जाएंगे। सो इट मीन्स ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, यानी प्रेस जो हमने लगाई है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज पे काम कर रही है, करंट में चेंजेस आएंगे। सो हमें मालूम है P इज इक्वल टू VI, वी नो दैट इट इज़ द पावर फॉर्मूला। सो I निकाल लें, I1 विल बी इक्वल टू P1 अपॉन V1, इट इज़ 840 डिवाइडेड बाय 220। करेक्ट। सिमिलरली I2 विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 220। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 3, ये आ जाएगी आपकी 2 है 20, 2 से करेंगे तो 4 and 2 and लेस देन 2, तो इट इज़ लेस देन 4, इट इज़ 3.82 एम्पियर। और इस केस में आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 है 36 है, 2 1 2 8 था, लेस देन 1.8 आएगी आंसर। तो आपके पास इसके आंसर आ जाएगा 1.64 एम्पियर। ठीक, आपके पास I1 I2 आ गए। अब हमें पता है V इज इक्वल टू IR बाय ओम्स लॉ। करेक्ट। तो R निकालना है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब चाहो
तो ये वैल्यू ले लो, आप चाहो तो फ्रैक्शंस ले लो, विच एवर यू फील लाइक ईजी टू कैलकुलेट। आई विल टेक फ्रैक्शन बिकॉज मुझे वो कन्वीनियंट लगता है। 220 और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू इज 84 इंटू 220। इज दैट ओके? सिमिलरली ये R1 हो गई, सिमिलरली R2 ले लें, 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय 36। सो आप चाहें तो डिवीजन भी करके देख सकते हो। 2 1 2 11 हो गया, 2 4 2 2 4 अगेन 11, 2 1 2 2 4, 2 1 2। सो इट कम्स आउट टू बी 121 डिवाइडेड बाय 21। आई होप ये आप डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें देख लीजिए, 2 11, 2 1 2 8 2 11, 2 9 सो इसका आंसर आ जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। Don't forget to put your zeros, otherwise it will change your chances will be changed. ऊपर रखा है ज़ीरो तो नीचे भी ज़ीरो आएंगे और डेफिनेटली एक एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी 1210 डिवाइडेड बाय 21 एंड 1210 डिवाइडेड बाय 9। इट इज़ गोइंग टू बी 134.15 ओम्स एंड इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 57.60 ओम। सो दिस इज़ योर R1 and this is your R2, करेक्ट। और ये आपका आ गया था I1 जो आपको कैलकुलेट करना था, एंड दिस इज योर I2। फाइन, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 100 जूल ऑफ ए हीट आर प्रोड्यूस्ड। जब एनर्जी आपको जे यानी जूल्स में दे रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट हीट एनर्जी। सो 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड each second, time given is 1 second, in a 4 ohm resistance। आपको R की वैल्यू गिवन है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, V बताना है आपको अक्रॉस द रजिस्टर। तो सबसे पहले लिख लेंगे हमें गिवन क्या क्या है। वी आर गिवन हीट एनर्जी दैट इज 100 जूल, टाइम इज गिवन 1 second, R is given to you 4 ohm and they want you to find the potential difference across the resistor। अब इसको देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, आई कैन यूज़ इट इन डिफरेंट वे बिकॉज आई नो जब वो पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है तो सॉल्यूशन में मेरे पास क्या है, H इज इक्वल टू I² R इंटू टी बाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, करेक्ट। ऑल्सो आई नो दैट V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V अपॉन R बाई ओम्स लॉ, correct। So what I'm gonna do, put value of I in Joule's law of heating। तो I की वैल्यू मैंने जूल्स लॉ में डाल देनी है। देखिए क्या करेंगे हम, H इज इक्वल टू I² R अपॉन टी, यहाँ से I की वैल्यू लेंगे तो क्या लिखोगे आप, V² अपॉन R² इंटू R इंटू टी, R से R कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी V² अपॉन R इंटू टी विल बी इक्वल टू H। इस एक्सप्रेशन को हम इसमें वैल्यूज पुट करके यूज करेंगे। सो H इज इक्वल टू V² अपॉन R इंटू टी, V² निकालेंगे, V² इज इक्वल टू HR अपॉन टी, अंडर रूट लेंगे तो V सिंपल हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हो आप टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो V² है, V रह जाएगा, अंडर रूट HR अपॉन टी हो जाएगा। सो नाउ वी हैव रीच द प्लेस जो हमें सॉल्व करना है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, 100 इंटू 4 सिंप्लीफाई किया, यू गेट 20 वोल्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस क्वेश्चन। हमने समझ तो लिया कि ये हीट कैसे निकालते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस से, पावर से उसका क्या रिलेशनशिप है, मगर करना ही क्यों है, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इट। देखिए, what are the practical applications of heating effect of electricity or electric current। इसका बेनिफिट क्या है, why you want to learn it। देखिए, हमने पहले ही बात की है,
हालांकि बहुत सारी जगह पे जब हमें बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक करंट डाल के लाइट चाहिए होती है तो काफ़ी एनर्जी हमारी उसके गर्म होने की वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से वेस्ट हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट है, जो हमने अभी पहले भी किया है। आपने देखा होगा, अगर आप लॉन्ड्री आयरन की बात करो या ड्राई, आपके घर में जो सिंपल आयरन है उसकी बात करें, टोस्टर की बात करते हैं, तो वहाँ हमें बिजली, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं चाहिए। अवन है आपका, वहाँ हमें लाइट की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ हमें क्या चाहिए? एक्सेक्ट अमाउंट ऑफ हीट। इलेक्ट्रिक केटल देख लो, क्या वहाँ बिजली चाहिए? आपको कुछ देखना है उसके अंदर? हमें तो सिर्फ गर्म करना है। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक हीटर की बात करो, वो ठीक है, उसकी रॉड्स गर्म होती हैं, हमें दिखाई देता है कि वो गर्म हो रही है, इट इज़ जस्ट एन इंडिकेशन दैट इट इज़ वर्किंग। वो ना हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें तो हीट चाहिए। सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ practical applications of electric heating effect of electric current based on Joule's law of heating। ये सब चीज़ें किसके ऊपर बेस्ड हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर बेस्ड हैं। एट द सेम टाइम आपने देखा होगा, जो आपका बल्ब होता है रेड, जो पहले येलो बल्ब आते थे, इलेक्ट्रिक बल्ब आते थे, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है। बच्चों पहली चीज़ तो ये कि ये फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक, टंगस्टन की जो वायर होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करती है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through filament, it becomes red hot and emit light। तो इसलिए लाइट एमिट करने के लिए भी देखो यहाँ बल्ब का हीट होना मैंडेटरी था। जितना ज़्यादा ये लाइट बल्ब आपका रेड हॉट होगा उतनी ही ज़्यादा एमिट करेगा। कारण क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों ही मैटर कर रहे हैं यहाँ। अगर बल्ब कांच का ना हो, करेक्ट, आप सोचिए ज़रा, बल्ब फट जाए लेकिन फिलामेंट बाकी रहे तो आपको लाइट नहीं मिलेगी, बिकॉज बल्ब जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का काम कर रहा है। करेक्ट, इसीलिए बल्ब के अंदर, बिकॉज देखो बल्ब क्या है? ग्लास से बना है। ग्लास क्या है? एक ऑप्टिकली डेंस मीडियम है। एज अ रिजल्ट लाइट में रिफ्रैक्शन भी होगी, और क्योंकि वो बड़ा है, खुला है, वहाँ लाइट फ्रैक्शन भी हो रही है। कोई पिक्चर नहीं बन रही, लेकिन रफ सरफेस है वो हमारे लिए, राउंड है। एक रिफ्लेक्शन इस तरह से होगी कि कहीं भी रिफ्रैक्टेड रे एक जगह फोकस नहीं करेंगी। एज अ रिजल्ट देर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इस वजह से वी आर एबल टू सी ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट अराउंड द बल्ब। अब आप समझ सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन। बट एट द सेम टाइम इतनी हीट होगी तो भाई फिलामेंट बल्ब जो है आपका, जो वायर है वो मेल्ट भी तो कर सकती है। सो एट द सेम टाइम दिस हीट शुड नॉट बी इनफ टू मेल्ट टंगस्टन वायर। इसका मतलब टंगस्टन वायर का मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। करेक्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तभी तो वो मेल्ट नहीं कर रही, इतनी गर्मी होने के बावजूद वो मेल्ट नहीं करेगी। ठीक, और आपको पता होना चाहिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? 3380 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टूट गई तो आपको मालूम है सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, बल्ब जगेगा ही नहीं। तो हम अक्सर कहते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया। व्हाट इज़ दैट फ्यूज़ होना? फ्यूज़ होने का मतलब है सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया है, बिकॉज दैट वायर हैज़ गॉट मेल्टेड। अब देखो लाइट पास कर रही है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, हीट भी हो रहा है, रेड हॉट भी हो रहा है, लाइट को स्कैटर भी कर रहा है। अब चांसेस तो है ना डेफिनेटली कि वो टेम्परेचर इतना हाई हो जाए और फिलामेंट जो है वो टूट जाए एंड सर्किट ब्रेक हो जाए। सो व्हाट शुड वी डू? देयर इज अ नीड टू आइसोलेट this tungsten wire and make it thermally stable। थर्मली स्टेबल का मतलब इससे ज़्यादा हीट अफेक्ट ना कर पाए, इसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाए कि वो हीट
बढ़ने के बावजूद भी उसको इतनी अफेक्ट ना करे. सो इट शुड बी थर्मली स्टेबल. फॉर दिस some insulating support is used. अभी क्या है इंसुलेटिंग सपोर्ट? बच्चों, बल्ब के अंदर हम क्या करते हैं, एक गैस भर देते हैं, एक ऐसी गैस जो ठंडी होती है. सो फॉर दिस सम इंसुलेटिंग सपोर्ट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस to increase the life of filament. अब देखो कोई चीज़ बनी है, देखो ख़राब तो होनी है. हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि थोड़ी ज़्यादा देर चल जाए. ठीक है. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस बल्ब को जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन की गैस भर देते हैं. इसीलिए बच्चों आपने देखा होगा जब ग्लास जो है या ये फ्यूज़ होता है तो आवाज़ आती है, फक की आवाज़ आती है. वो आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि जैसे ही वो फिलामेंट टूटता है तो ये जो गैसेस होती है ये एस्केप करती हैं और बल्ब आपका फट जाता है. अगर बल्ब फट जाए तो भी आपको आवाज़ आती है, एंड समटाइम्स जब ये वायर भी फटती है तो भी आवाज़ आती है. एंड दैट आवाज़ जो आ रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी, जब ये करंट, यानी करंट क्या है, एनर्जी है. एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के साथ टकराएगी. जब टकराएगी तो आवाज़ आएगी. और वो किससे टकरा रही है? इन गैसेस के पार्टिकल से टकराती है. सो दैट इज़ हाउ वी गेट टू नो समटाइम्स जब बहुत ज़्यादा एनर्जी क्लैशेज होते हैं तो आवाज़ आती है. सो पावर जैसे बल्ब फ्यूज़ करेगा तो आपको उसकी आवाज़ आ जाएगी. सो हम कह सकते हैं कि इस केस के अंदर, यानी बल्ब के केस में, मैक्सिमम एनर्जी आपकी कहाँ यूज़ हो गई है? हीट प्रोड्यूस करने के लिए. और कुछ लाइट, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी गिव्स अस लाइट एनर्जी. तो आप सोच रहे हो कि बल्ब तो लाइट देता है. नो, बल्ब ग्लो करता है, बल्ब हीट देता है, रेड हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, एंड देन इट स्कैटर्स लाइट. ठीक है. सो बेसिकली इट इज़ यूजिंग दी हीट एनर्जी. उसका भी एग्जाम्पल और देख सकते हो हीट एनर्जी का. आपने देखा होगा कुछ जगहों पे प्रैक्टिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट जहाँ ना हो सके और हमें रात को या प्लांट्स को एक मॉडरेट अमाउंट में हीट एनर्जी देनी हो, तो हम क्या करते हैं, जहाँ सन नहीं होता वहाँ हम इन बल्ब्स को यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रीन हाउस टू प्रोड्यूस अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. दूसरी बड़ी पॉपुलर एप्लीकेशन जो आप पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट फ्यूज़. बड़े क्वेश्चन आते हैं बच्चों इस फ्यूज़ के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फ्यूज़ जो है इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस. फ्यूज़ क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है. इस डिवाइस का फंक्शन क्या होता है बच्चों? अगर मान लीजिए सर्किट के अंदर ज़्यादा करंट आ जाए तो हमें पता ही है H इज़ इक्वल टू I²R इंटू टी. अब टाइम बदल जाए तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर करंट अचानक से ज़्यादा हाई हो जाए, तेज़ हो जाए करंट, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. अगर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो व्हाट विल हैपन? वायर्स मेल्ट करेंगी. वायर्स मेल्ट करेंगी तो क्या होगा? आपस में टकराएंगे और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाएगी. ठीक है. ऐसा कुछ ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? फ्यूज़ लगा देते हैं. ये फ्यूज़ क्या करता है बच्चों? मान लीजिए अचानक से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगा, हीट बढ़ गई. हीट बढ़ने की वजह से एक छोटी सी वायर हमने लगाई होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट उतना होता है जितना कि मान लीजिए सर्किट में बढ़ जाए तो नुकसान ना हो, उससे बस मार्जिनली ही इंक्रीज़ करता है. द मोमेंट वो वहाँ से करंट इंक्रीज़ करेगा, हीट के बाद मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, आपका वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट रीच कर जाता है और ये सर्किट को ब्रेक कर देता है. एज अ रिजल्ट आपका सारा का सारा बाकी के अप्लायंसेस सेफ हो जाते हैं. देखते हैं फ्यूज़ कैसे काम करता है बच्चों. फ्यूज़ जो है इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिक सर्किट. फ्यूज़ जो है इट प्रोटेक्ट्स सर्किट्स एंड अप्लायंसेस. कैसे? बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ सडन हाई इलेक्ट्रिक करंट. अचानक से अगर करंट ज़्यादा हो जाए तो ये उसको रोक लेता है. फ्यूज़ को बच्चों हम हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? इट इज़ कनेक्टेड, जैसे करंट में एम्पियर में एमीटर कनेक्ट करते हैं सर्किट में, बिल्कुल वैसे ही
Fuse is connected in series. Fuse is always connected in series with the device. तो आपने देखा होगा आपके एसीज में भी फ्यूज़ लगा होता है, आपके प्लग्स में फ्यूज़ लगा होता है. अगर आप प्रेस देखोगे तो उसके प्लग में भी आपको एक फ्यूज़ लगा मिलेगा. ठीक है. सो हर एक अप्लायंस के साथ हम फ्यूज़ लगाते हैं ताकि उसके अंदर कितना करंट जाना चाहिए वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घरों के अंदर जितना भी होगा वोल्टेज वो हमेशा 220 वोल्ट होती है. आपने चेक किया होगा, अगर नहीं किया तो आप कोई भी प्लग उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर लिखा होगा दैट द वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट. वो फिक्स्ड है. आपका इक्विपमेंट बन के आ गया, उसमें रेजिस्टेंस भी फिक्स्ड है. क्या चीज़ चेंज करने वाली है? सिर्फ करंट. सो अगर करंट गलती से भी ज़्यादा आ जाए तो हमें मालूम है कि उसके अंदर रिक्वायर्ड करंट कितना है. अगर रिक्वायर्ड करंट से थोड़ा भी ज़्यादा करंट हो गया तो फ्यूज़ वायर मेल्ट करके उस सर्किट को ब्रेक कर देती है और आपके अप्लायंस को बचा लेती है. देखिए, सो फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद दी अप्लायंसेस. अब देखो फ्यूज़ दिखता कैसा है बच्चों. फ्यूज़ एक ग्लास ट्यूब में होता है, छोटी सी. ये ट्यूब होती है आपकी पोर्सिलिन की. इट इज़ अ पोर्सिलिन ग्लास ट्यूब. पोर्सिलिन बच्चों एक मटेरियल होता है. ठीक है, ग्लास का एक मटेरियल होता है. और इसके साइड्स के ऊपर यहाँ पे आपने कभी नोटिस किया हो तो करिएगा, अगर नहीं किया, यहाँ पे जिंक या फिर टिन की, यूजुअली टिन होता है, जिंक भी नहीं, आप याद कीजिए, टिन याद कीजिए. टिन की प्लेट लगी होती है यहाँ. ठीक. और इसके अंदर आपके पास एक छोटी सी वायर होती है. दिस इज़ द फ्यूज़ वायर. तो आप सोच रहे होंगे कि ग्लास में क्यों रखा? सेफ्टी मेजर है बच्चों. कहीं तो वायर को रखेंगे. हमने कब इस वायर को ग्लास के अंदर सेफ रखा है. और टिन क्यों लगाया है? प्लेटिंग कंडक्टेंस के लिए, ताकि इसके अंदर से करंट पास कर सके. ऑब्वियसली ये वायर आगे तक स्ट्रेच्ड होती है. इट इज़ कनेक्टेड विद टिन अपरेटस. ठीक है. अब देखिए क्या है, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया. लेट अस से दिस इज माय सर्किट, एमीटर, और यहाँ हमने कोई वायर यानी कोई अप्लायंस लगा दिया. चलिए ठीक है, मान लेते हैं यहाँ हमने इलेक्ट्रिक हीटर को अप्लाई किया है. तो इलेक्ट्रिक हीटर ये लगा दिया. इस फ्यूज़ को हमने इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं. बहुत छोटा होता है, मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया आपको. इट्स वेरी वेरी स्मॉल, इवन स्मॉलर देन योर इरेजर. ठीक, बहुत छोटा होता है. इस फ्यूज़ को हमने सीरीज़ में लगा दिया. अब सोचो करंट पास कर रहा है और अचानक से करंट बढ़ गया तो व्हाट विल हैपन? इसका बच्चों मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज़ वायर इज अप्रोप्रिएटली लेस. अप्रोप्रिएटली लेस का मतलब है अगर बहुत कम होगा तो आपका सर्किट पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही मेल्ट कर जाएगा. उतना होता है. मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक हीटर को काम करने के लिए लेट अस अज्यूम 5 एम्पियर करंट चाहिए. करेक्ट. ठीक है. तो मुझे यहाँ फ्यूज़ वायर 5 एम्पियर से कम का नहीं लगाना है, क्योंकि इतना करंट मिलेगा ही नहीं. और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए. ऐसा ना हो 5 एम्पियर का ये 10 एम्पियर का लगा दिया, इतने में तो भैया इलेक्ट्रिक हीटर ख़राब हो जाएगा. सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज़ वायर इज अप्रोप्रिएटली higher than required current in the circuit. और ये वायर अक्सर बच्चों किस चीज़ की बन सकती है? ये एल्यूमिनियम की बन सकती है. फ्यूज़ वायर एल्यूमिनियम की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, लेड की हो सकती है. बहुत सारे कंडक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट. ठीक. तो सेफ कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए जो हमने अभी बात की, इफ द करंट required by the circuit suddenly increases, then fuse wire with low melting point breaks the circuit. ठीक. और जब भी ब्रेक कर देगी तो व्हाट विल हैपन? इट विल सेव योर अप्लायंस. ठीक है जी.
अब इसको पैरेलली एक और चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्यूज़ वायर मेल्ट ना हो तो दो चीज़ें होंगी, अगर ये वायर मेल्ट ना हुई तो सर्किट ब्रेक करेगा, अप्लायंस ख़राब हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर फ्यूज़ वायर की रिक्वायरमेंट ऑफ करंट इज़ मोर देन द सर्किट, ठीक है, तो भी ये आपका इक्विपमेंट काम नहीं करेगा, इट विल स्पॉइल द अप्लायंस। अगर इसकी रिक्वायरमेंट कम हुई दैन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्किट तो ये सर्किट चलेगा ही नहीं। तो इसके ऊपर बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो दोनों चीज़ों को, सिचुएशंस को ध्यान रखिए दैट फ्यूज वायर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो या इस वायर की करंट की रिक्वायरमेंट इज लेस दैन द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट हो, तो दोनों ही केसेस के अंदर बच्चों यहाँ पे अप्लायंस विल नॉट वर्क। क्यों नहीं वर्क करेगा? बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। और सर्किट इज ब्रोकन। तो इस केस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फ्यूज वायर की आप करंट एम्पियर निकालेंगे एंड देन यू विल से रिक्वायरमेंट तो इतनी है, फ्यूज वायर इतने का है, सर्किट काम नहीं करेगा या सर्किट खराब हो जाएगा। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे आपको। हम जो यूजुअली घरों में सर्किट फ्यूज़ वायर या फ्यूज़ यूज़ करते हैं बच्चों, उसके वैल्यूज़ क्या रहती हैं? इट इज़ अ होल नंबर। हम लोग फ्रैक्शंस में नहीं लेते। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरह से वैल्यूज़ होती हैं विच इज़ दी होल नंबर्स। हम फ्रैक्शंस में इस एम्पियर को यूज़ या इस फ्यूज़ वायर को यूज़ नहीं करते, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, लोहा नहीं बच्चों, प्रेस है, इस्त्री, ओ इस्त्री तुम कल आना। सो एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसके पास जो पावर कंज्यूम करती है बच्चों 1 किलोवाट, ठीक है, और वोल्टेज गिवन है आपको 220 वोल्ट, करेक्ट। तो आप इसमें से करंट बता सकते हो क्या होगा? दैट विल बी पावर अपॉन वोल्टेज विच इज़ इक्वल टू 1000। इसको कन्वर्ट करेंगे 1000 वॉट हो जाएगा बिकॉज आई नीड द एसआई यूनिट। सो 1000 अपॉन 220, आप इसमें करंट निकाल लेंगे इतना एम्पियर, विच इज़ गोइंग टू कम आउट टू बी 4.54 एम्पियर, ठीक है। ये सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो मुझे बताइए आप फ्यूज़ वायर कितने का लगाएंगे, फ्यूज़ कितने का लगाएंगे? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फ्यूज़? पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड लेट मी नो कितने का फ्यूज़ वायर लगाओगे। थिंक अबाउट इट, कितने फ्यूज़ वायर लगानी चाहिए? ओके, आई विल गिव यू द आंसर। सिंस उसकी रिक्वायरमेंट सर्किट की 4.54 है, मैं फ्रैक्शंस यूज़ नहीं कर सकती, आई हैव टू गेट अ होल नंबर। तो 4 के बाद दूसरा होल नंबर क्या है? 5। सो आई विल यूज़ एटलीस्ट 5 एम्पियर फ्यूज़ इज़ टू बी यूज्ड। We cannot use 4, we cannot use 6 because 4 बहुत कम हो जाएगा, सर्किट चलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक आयरन काम नहीं करेगी। 6 एम्पियर पे इसके डैमेज होने के चांसेस हैं क्योंकि 1 एम्पियर करंट का फासला है, ठीक, मोर देन 1। सो इसीलिए हम 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगाएंगे। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं विच इज़ द इलेक्ट्रिक पावर। ऑलरेडी हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर चुके हैं, थोड़ी सी रेपिटेशन है, कुछ नई चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। सो व्हाट इज़ पावर? हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी रेट आ जाए तो समझ लीजिए टाइम डिनोमिनेटर में आ गया। किसका रेट है? वर्क का, उसको न्यूमरेटर में डालिए। किसको फाइंड आउट कर रहे हैं? पावर को। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक। इसे हम ये भी कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। हमने कितनी एनर्जी कितने टाइम में यूज़ कर ली। आपने देखा होगा बिल आता है जब, हम क्या कहते हैं? कितने यूनिट यूज़ कर लिए, किलो वॉट आवर में हम बताते हैं। किलो वॉट आवर माने किलो वॉट आवर का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी कंज्यूम्ड।
इसी का पैसा देते हैं हम सरकार को, ठीक है। बिजली वालों को, डिपार्टमेंट को जो पैसे देते हैं वो हम डब्ल्यू के देते हैं, दैट इज पावर कंज्यूम्ड इन गिवन टाइम, ठीक है जी। सो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ टाइम नीचे, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी वर्क ऊपर, ठीक है। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पावर। सो हम कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम और वी क्यू अपॉन टाइम, जो ऑलरेडी हम डिवाइड कर चुके हैं, डिराइव करके P इज इक्वल टू वी आई आ गया, करेक्ट। हमने ये भी देखा था कि पावर को हम V इज इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं, पावर को हम आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा था हमने, ये भी देख लेते हैं दोबारा, क्योंकि हमने कहा V इज इक्वल टू आई आर होता है जी, तो V की वैल्यू यहाँ पे हमने आई आर पुट कर दी। ऑल्सो वी कैन से V अपॉन आर इज इक्वल टू आई, है ना। तो चलिए यहाँ पर I की वैल्यू पुट करके भी देख लेते हैं, तो V इज इक्वल टू V अपॉन आर, सो इट इज़ V स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, एंड पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमारे पास कितनी सारी इक्वेशन आ गई, और हम एक चीज़ भूल गए यहाँ पे कि हमें तीनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ यूज़ होंगी उसका ध्यान दीजिए। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, बच्चों ये मोस्टली आप यूज़ करेंगे अगर क्वेश्चन में सीरीज मेंशन है या ये कहा गया है कि करंट कांस्टेंट है, बिकॉज करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज। अगर इन दोनों में से आपको कोई भी एक हिंट मिल जाता है तो आप पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर का एक्सप्रेशन ही यूज़ करेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक द इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमने उसमें भी बात की थी कि अगर डिस्टेंस टू टाइम दिया है या टाइम टू वेलोसिटी टू पोजीशन दी है या वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन टाइम दिया है, तो हमें उन्हीं को एक्सप्रेशंस को यूज़ करना है। सिमिलरली यहाँ है, अगर सीरीज और आई कांस्टेंट की कहीं भी आपको उसने हिंट दे दिया तो आपको P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज़ करना है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए और वो ये कह दे कि वोल्टेज कांस्टेंट है। अगर वो ये बता दे, हिंट दे दे कि वोल्टेज कांस्टेंट है, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो आर को कांस्टेंट कर रहा है तो देखिए, अगर आर को कांस्टेंट करता है तो आपने क्या यूज़ करना है, दिस इज आर इज कांस्टेंट, तो आप यूज़ करेंगे T इज इक्वल टू वी आई। सो इस तरीके से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यहीं पे फंसोगे क्वेश्चंस में, तो कृपा करके इनका ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा यूनिट हम पढ़ चुके हैं, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वॉट, हमें पता है। डिफाइन करना हो 1 वॉट तो कैसे करेंगे, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, when 1 joule of work is done in 1 second, power consumed or power consumed is called to be 1 watt, or power consumed is said to be 1 watt, correct। I hope आप ये सब चीज़ें लिखनी समझ गए होंगे। दिस इज़ लाइक शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज आई नो यू पीपल आर इंटेलिजेंट, ये आप कर सकते हो। सो यहाँ देखिए, वोल्ट इंटू एम्पियर। सो कई बार वॉट ना गिवन हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वॉट को वो कई बार आपको वोल्ट एम्पियर करके भी लिख देगा। सो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा ध्यान से देखना, आपको सवाल के जवाब मिलेंगे। आपको अच्छे से मालूम है ये छोटी यूनिट है। इफ़ आई टॉक अबाउट द लार्जर यूनिट तो ये क्या हो जाएगी, किलो वॉट। और हमें पता है 1 वॉट कितने किलो वॉट के बराबर है, 10 टू द पावर 3 किलो वॉट। आई होप यू नो दीज कन्वर्जन्स। और एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको पावर की यूनिट, वर्क डन की यूनिट मांगता है, एनर्जी कंज्यूम्ड की बात करते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड की बात करें तो वी विल राइट वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, सो वी कैन से वॉट आर। तो कमर्शियली अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में कोई कहे तो वो आवर यूज़ करता है रादर देन सेकेंड्स। क्यों, क्योंकि जूल्स इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, लेकिन एनर्जी कंज्यूम्ड कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड की बात करेगा तो इट विल बी वॉट आर।
और इसी की यूनिट से हम लोग कमर्शियल यूनिट भी निकालते हैं. सो अगर कोई पूछता है व्हाट इज 1 watt hour, 1 watt hour is the electrical energy consumed by 1 watt power when 1 watt power is used for 1 hour. When 1 watt power is used for 1 hour, electrical energy is said to be 1 watt hour. करेक्ट. सो अगर मुझे जूल्स बताना हो तो कैसे लिखोगे? एक जूल बताना हो तो आप यू विल से 1 watt इंटू 1 सेकेंड. लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट बतानी है विच इज़ लाइक हम लोग वॉट आर याद करते हैं बिकॉज अभी बताते हैं क्यों. सो इसको हम कहेंगे 1 watt इंटू 1 hour. दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम 1 जूल. अब देखिए आप जो यूज़ करते हैं दैट इज़ दी जो कमर्शियली. नाउ द कमर्शियल यूनिट जो हम लोग बिजली का बिल पे करते हैं वो क्या है? वहाँ वॉट आर नहीं होती. अगर आप ध्यान देंगे तो दैट यूनिट इज किलोवाट आवर. दिस यूनिट इज किलोवाट आवर. और इसे हम कहते हैं बच्चों किलोवाट आवर को बिजनेस एंड ट्रेड यूनिट. या फिर हम इसे कहते हैं बिजनेस ऑफ ट्रेड यूनिट. कई जगह एंड नहीं होता, बिजनेस ऑफ ट्रेड यूनिट लिखा जाता है एंड इट इज शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BOTU, दैट इज बोटू. और हम इसे अपनी लैंग्वेज में सीधी बात बोलते हैं यूनिट्स. कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए, वी आर टॉकिंग अबाउट बोटू. सो बोटू इज द कमर्शियल यूनिट. अगर कोई पूछता है व्हाट इज दिस इज द कमर्शियल यूनिट. सो आपका जो बिजली का बिल बन के आता है वहाँ यूज़ की जाती है किलोवाट आवर यूनिट एंड दैट इज़ दी ऑल्सो नोन एज यूनिट. सिंपल यूनिट फॉर्म में भी इसको बोल देते हैं. सो अगर आपको 1 किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करना हो बिकॉज ऑब्वियसली एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल्स. तो आप क्या लिखेंगे? 1 किलोवाट आवर, किलोवाट माने 1000 वॉट इंटू आर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3600. तो इट इज़ वॉट एंड दिस इज सेकेंड. करेक्ट. सो इट इज़ वॉट 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 एंड 1 डेसिमल का यूनिट 10⁻6 जूल्स. सो समटाइम सीधी सी बात पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल्स. 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चों ये. सो बहुत आसान है, फ्री के नंबर हैं. जब बच्चों को बिना मतलब से ही पास करना हो ना तो हम इस तरह के बड़े सिंपल से क्वेश्चंस दे देते हैं कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर है. सो दैट इज सिंपल कन्वर्जन एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली. करेक्ट. अब जो एनर्जी ये दे रहे हैं व्हाट इज दिस एनर्जी? बच्चों ये वो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को या चार्ज को फ्लो करने पे लगती है. यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जितनी एनर्जी मुझे लगानी पड़ रही है दैट इज द जूल्स. तो अगर आप ध्यान देखेंगे हमारे घरों में वोल्टेज आती है 220 वोल्ट. करेक्ट. सो इस वोल्टेज को हमारे घरों में मेंटेन करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है? द एनर्जी स्पेंट टू मेंटेन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. इस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है पर यूनिट टाइम. ठीक है. 1 सेकेंड के लिए अगर मुझे 220 वोल्ट मेंटेन करना हो तो मुझे कितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी? दैट इज व्हाट इज यूनिट. और ये वो एनर्जी है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको देता है.
इतनी एनर्जी वो लगाता है ताकि आपके घर में 220 वोल्ट पर वोल्टेज मेंटेन रहे और पर यूनिट टाइम के लिए। ठीक, यूनिट टाइम में कितना वोल्ट एनर्जी है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, वो एनर्जी आपकी, इस एनर्जी का बिल वो आपसे लेते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, जो कि हमारी जनरल वोल्टेज है, जनरेटर। द करंट इज 0.5 एम्पियर। वहाँ सर्किट में करंट कितना है, 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। अब देखिए यहाँ पे उसने कुछ नहीं कहा है, वो वोल्टेज भी दे रहा है और करंट भी दे रहा है, यानी कि कौन यहाँ पे कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में आप पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, व्हेन वोल्टेज इज गिवन टू यू 220 वोल्ट, व्हेन करंट इज गिवन टू यू 0.5 एम्पियर, इट मीन्स ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट आर, मीन्स आर इज कांस्टेंट। सो आपसे उसने पूछा है फाइंड पावर। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू वी आई। वोल्टेज गिवन है 220, करंट गिवन है 5.5 एम्पियर। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 110 वॉट। वॉट पूरा लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट यूज योर सिंबल W। ठीक, सिमिलरली चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल इज एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, यानी इस रेफ्रिजरेटर को कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा, 400 वॉट, या जनरेट करेगा 400 वॉट। ऑपरेट्स 8 आवर्स इन अ डे, टाइम क्या है 8 घंटे, कितने दिन, एक दिन में। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, यानी आपको बिल बताना है, क्योंकि आप ये कॉस्ट किसको पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, 30 दिन चलना है 400 वॉट का ये रेफ्रिजरेटर, हर रोज 8 घंटे। तो टोटल आवर्स निकाल लीजिए, या एक दिन की एनर्जी कंजम्पशन निकाल के 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करेक्ट, टोटल एनर्जी आ जाएगी किलोवाट आवर के अंदर। 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट आपको गिवन है, यूनिटरी मेथड, एक की इतनी है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आई उसकी कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए फिर भी सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.13। सो पावर इज गिवन टू यू 400 वॉट, time is given to you 8 hours, and days are given to you 30। ठीक है जी, रेट आपको क्या गिवन है, 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट आपको दे दी गई है। नाउ दे आर आस्किंग, बताइए कितना बिल बनेगा 30 दिन के अंदर। तो आप क्या कहेंगे, we know work done is equal to power into time, or the energy consumed, energy spent is power into time। ये एनर्जी कौन स्पेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उसी का वो पैसे आपसे मांग रहा है। सो व्हाट इज पावर, 400 वॉट, मुझे किस में चाहिए, किलो वॉट में, इंटू 10⁻³ इंटू 8, वो ठीक है आर में ही है। सो कितना हो गया, 8 4 ज़ा 3200 इंटू 10⁻³ So it comes out to be 3.2 kilowatt hour. So this is the amount of the work done by the electricity department. So second part देखते हैं इस क्वेश्चन में, पार्ट 2 में। For 1 kilowatt hour I have to spend ₹3। So for 3.2 kilowatt hour I will have to spend 3 into 3.2, that is equal to 9.6 रुपीज़, यानी कि 9 रुपये 60 पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तो 3 2 6, 3 3 9। लेकिन ये कब है, ये कब है, ये एक दिन की कॉस्ट निकाल दी मैंने, बिकॉज वी हैव जस्ट यूज 8 डेज। अब अगर मुझे इसको पूरे महीने का निकालना हो तो यहीं पर कर लेते हैं, फॉर 1 मंथ यानी कि 30 डेज। आपने जो भी आंसर्स निकाले, लाइक W निकाला आपने 3.2 किलोवाट आवर विच इज़ फॉर 1 डे, 30 डेज के लिए इंटू 3 हो जाएगा। सो व्हाट इज़ दिस, 3 2 6 यानी 96 किलोवाट आवर। ठीक है, एंड इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट, तो आप क्या लिखेंगे, 9.96 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज़, दैट इज़ द एनर्जी बिल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
कितना आएगा? 3 6 18, 8 ऊपर 1, 3 9 27 and 128 rupees. 288 rupees will be the cost for 30 days. इस तरीके से कर सकते हो या यहीं पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड इज कंप्लीट। लेकिन बिफोर वी वाइंड अप, कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स निकालने में उससे हेल्प होगी। आपको याद होगा हमने सीरीज़ का फॉर्मूला किया था, आर सीरीज इज इक्वल टू R1, R2, R3 एंड सो ऑन, करेक्ट? अगर मैं ये कहूँ इफ़ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू Rn, तब क्या करेंगे? सबकी वैल्यू आर होगी। कैन यू जस्ट पुट द वैल्यूज? क्या हो जाएगा? R प्लस आर प्लस आर प्लस सो एंड सो टिल Rn, करेक्ट? तो कैन आई राइट कितनी है? 1 2 3 4 सबको काउंट कर ले, वैल्यू सबकी सेम है। आई कैन से n इंटू आर। इफ R इज सेम तो हम R सीरीज़ को NR भी लिख सकते हैं, मगर याद रखिएगा यहाँ R की वैल्यू सभी रेजिस्टर्स के लिए सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? लेट अस से इट इज़ ऑल इज 2 ohms, ठीक है? सबकी वैल्यू क्या है? 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms एंड 2 ohms, ठीक है जी? अब मुझे बताइए इसकी टोटल सीरीज़ की रेजिस्टेंस क्या होगी? अगर हम अपने नॉर्मल फॉर्मूला से करें तो हम क्या लिखेंगे? आर सीरीज इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8 ओम, करेक्ट है? चलिए मैं नहीं यूज़ करती, क्योंकि यहाँ पे सारी रेजिस्टेंस सेम है। कितनी रेजिस्टेंस है? 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ? 4, और आर की वैल्यू क्या है? हमें पता है 2। सो कैन आई से आर सीरीज इज इक्वल टू एन आर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8 ओम। आंसर में कोई चेंज नहीं है, करेक्ट? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सिमिलरली लेट अस गो टू पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा? देखो, आर पी हमने देखा था 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड सो ऑन टिल 1/Rn, ठीक? इफ R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to so on till Rn, ठीक है? तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ? चलिए इसमें भी बना के देख लेते हैं। मैं आपको 3 का ही ऑप्शन दे रही हूँ अभी, सो दैट वी जस्ट कैन क्विकली अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, लेट अस से दिस इज R1, R2 एंड R3। सबकी वैल्यू सेम है। चलिए हम सबकी वैल्यू 3 ओम रख लेते हैं। लेट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 3 ओम्स, ठीक है? चलिए हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको निकालते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3/3 दैट इज इक्वल टू 1 ओम, करेक्ट है? कोई कन्फ्यूजन इसमें? नहीं। अब देखो, अगर मैं इसको 1/RP को लेना चाहूँ, ठीक है, तो व्हाट आई विल राइट? आई कैन से N/R, करेक्ट? आई कैन से N/R, क्योंकि देखो ऊपर क्या आ रहा है? टोटल नंबर 3, नीचे क्या है? वैल्यू ऑफ R जो हमने फिक्स की है 3 ओम्स, तो नीचे क्या है? R की वैल्यू है, ऊपर क्या है? नंबर आ गई। तो कितने हैं टोटल रेजिस्टर्स? 3, और नीचे वैल्यू आ गई R की। सो देखिए इसी क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1 ओम। सो RP कितनी हो जाएगी? 1 ओम। अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ तो ना कन्फ्यूजन है, N ऊपर रखें या R ऊपर रखें, हमें तो समझ में नहीं आया। चलिए हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 को 2 ओम रख लेते हैं, ठीक है? अब तो चेंज नहीं आएगा, देखिए कैसे। अब हम पहले इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। 1/RP इज इक्वल टू हाउ मेनी आर देयर? 3, कितनी है वैल्यू R की? 2। सो आई कैन से RP इज इक्वल टू 2/3, लिखा जा सकता है।
सो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 0.67 ओम्स। चलिए अब हम इस मेथड से करते हैं इसको, आप वाले मेथड से। व्हेन R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 2 ओम्स। ठीक, 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम लगेंगे 2, ऊपर क्या आएगा 3। सो देखिए 1/RP इज इक्वल टू 3/2, 1/RP इज इक्वल टू 3/2। So we can say RP is equal to 2/3 which is equal to 0.67। 1/RP लेना चाहें तो आप ऐसे ले सकते हैं, और अगर सिंपल RP लेना चाहें तो रिवर्स कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं RP is equal to R/N। आप दोनों फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो। इसको ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। So with this, we end the lectures of electricity. Now you do the in-text questions and your exercise. Find the solutions. If you find any difficulties, get back to me. Till then, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।